पहली सुर्खी चीन से है। 17 नवंबर को सरकारी मीडिया चैनल CGTN ने एक चिट्ठी जारी की। चैनल का दावा कि यह चिट्ठी टेनिस स्टार पेंग शुआई की है। पेंग डबल्स रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 रह चुकी हैं। बकौल चिट्ठी पेंग ने लिखा है कि मैं ठीक हूं, घर पर आराम कर रही हूं। अब ये चिट्ठी की नौबत क्यों आई? पेंग ने नवंबर के महीने की शुरुआत में चीन के पूर्व वाइस प्रीमियर जोंग गुआली पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस इल्जाम के लगाने के बाद ये खिलाड़ी पब्लिक में नहीं दिखी। उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी डिलीट हो गए। अब ये जोंग गुआली जो हैं वो 2013 से 2018 तक चीन के वाइस प्रीमियर रहे। उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी माना जाता है। चीन में ऐसे लोगों की लिस्ट लंबी है जिन्होंने सरकार की आलोचना की और गायब हो गए। मसलन फिल्म एक्ट्रेस झाओ वेई, फॉन बिंगपिंग, दिग्गज उद्योगपति जैक मा और रेंग झिकियांग समेत कई लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। 2018 में इंटरपोल के मुखिया थे मैंग होंगवेई। सितंबर के महीने में वो अपने घर चीन आए, फिर एक दिन वो भी गायब हो गए। उनके नाम से इस्तीफे वाली चिट्ठी भी इंटरपोल के पास पहुंच गई। इंटरपोल ने नया मुखिया भी चुन लिया, लेकिन लंबे वक्त तक मैंग के बारे में पता नहीं चला। जानकारी सामने आई जनवरी 2020 में, जब मैंग को घूसखोरी के आरोप में चीन में 13 साल की सजा सुनाई गई। जानकार कहते हैं कि गायब किए गए लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, हर पल निगरानी होती है, उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से ढाला जाता है। पेंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप भी लगाए। इसे पार्टी की तौहीन माना गया और आशंका जताई जा रही है कि उन्हें भी चुप करा दिया गया। उनकी चिट्ठी की भाषा और फॉर्मेट देखकर लगता नहीं कि इसे पेंग ने लिखा होगा। इसमें उन्होंने पहले लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को गलत बताया। विमेंस टेनिस एसोसिएशन ने मांग की है कि चीन सरकार पेंग को बाहर आकर बोलने दे। जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने भी वेयर इज पेंग शुई कैंपेन शुरू किया है। हालांकि इस बात की आशंका है कि चीन अपनी परंपरा का पालन करेगा, यानी मामले को घरेलू बताएगा और पल्ला झाड़ लेगा। आत्म प्रशंसा में डूबी सरकारों में बहरेपन की शिकायत अक्सर पाई जाती है पूरी दुनिया में। चीन ऐसी सरकारों का सरदार है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। 50 और 60 के दशक में यहां पर एक अश्वेत सामाजिक कार्यकर्ता हुए मैल्कम एक्स। फरवरी 1965 में एक समारोह के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। इस मामले में नेशन ऑफ इस्लाम पार्टी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैल्कम एक्स भी पहले इस पार्टी से जुड़े थे, बाद में अनबन हुई तो अलग हो गए। मैल्कम एक्स की हत्या में जुड़े ये 3 लोग थे मुजाहिद अब्दुल हलीम, मोहम्मद अजीज और खलील इस्लाम। इनमें से मुजाहिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, बाकी दोनों बेगुनाह होने का दावा करते रहे, पर अदालत ने तीनों को 20 साल के लिए जेल भेज दिया। अजीज और खलील 80 के दशक में रिहा हो गए। 2009 में खलील की मौत हो गई। इसके बाद अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फरवरी 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, हु किल्ड मैल्कम एक्स। इसमें जांच पर सवाल उठाए गए, चर्चा बढ़ी तो केस दोबारा खोला गया। अब जाकर इसकी रिपोर्ट बाहर आई और रिपोर्ट से पता चला कि मोहम्मद अजीज और खलील इस्लाम बेगुनाह थे, उन्हें गलती से इस केस में फंसाया गया। अब उन दोनों को दोषमुक्त करने की तैयारी चल रही है। हालांकि मुजाहिद अब्दुल हलीम पर दोष बरकरार रहेगा। तो भले ही 2 लोगों की बेगुनाही साबित हो चुकी हो, लेकिन जांच को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए। अभी ये पता करना बाकी है कि मैल्कम एक्स की हत्या के असली दोषी कौन थे और 2 बेगुनाह लोगों को हत्या के मामले में किसने फंसाया। आज की तीसरी सुर्खी सैन्य तानाशाही से जुड़ी है। पहली खबर सूडान से। यहां 25 अक्टूबर को सेना ने प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स को हिरासत में लिया था। इसके बाद प्रोविजनल काउंसिल भंग कर दी थी और इमरजेंसी लगा दी थी। इस तख्ता पलट के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 17 नवंबर को राजधानी खार्तूम में प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी गई, जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। 25 अक्टूबर के बाद हुए प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 38 तक पहुंच गई है। पिछले हफ्ते फतेह अल बुरहान ने एक नई काउंसिल बनाई थी, जिसमें सेना और सिविलियन दोनों तरह के लोगों को शामिल किया गया था। प्रोटेस्टर्स की मांग है कि सेना सरकार के काम में दखल ना दे और इसीलिए वो पूरे लोकतंत्र के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। सैन्य तानाशाही से जुड़ी दूसरी खबर म्यांमार से है। यहाँ पर भी पिछले 10 महीने से मिलिट्री रूल चल रहा है। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद 1 नवंबर को सब स्कूल खोल दिए गए, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट और टीचर नहीं आ रहे। पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं। उनका कहना है तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक देश में लोकतंत्र नहीं आ जाता।